डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 की जीएस की आंसर की जो है वो कल जारी कर दी गई थी। आप लोगों ने अपने स्कोर जो है वो भी मेंशन किए थे और लगभग लगभग मैंने सबको आइडिया दे दिया था कि इस बार आप लोगों के लिए किस तरह का रिजल्ट रहने वाला है ना। जो हम लोगों ने कैटेगरी वाइज कट ऑफ थी उसको भी हम लोगों ने देख लिया था। अब एक सबसे बड़ा द्वंद जो है जो काफी लंबे समय से आप लोगों के मन में बना हुआ है वो है सीसेट को लेकर, है ना। एक तो सबसे बड़ा इशू ये था कि जब से पेपर हुआ था मुझे समय नहीं मिल पाया था, सीसेट का वो शायद मैंने नहीं देखा था, बच्चों के रिव्यू से ही मैं उस चीज को देख रहा था। और दूसरी चीज ये है कि सीसेट के जो कॉम्प्रिहेंशन को लेकर इशू है, इस बार काफी ज्यादा वेरिएशन जो है डिफरेंट डिफरेंट कीज में जो है स्टूडेंट्स को देखने को मिल रहा है ना। तो मुझे समय नहीं मिल पा रहा था, इसलिए थोड़ा सा सीसेट की जो है वो डिले हुई है। अब मैं आपको एक श्योरिटी से इस चीज को दे सकता हूं। मैथ और रीजनिंग के सवाल तो आप लोगों ने बाकी जगह से देख ही लिए होंगे, लेकिन मैंने उसका भी आंसर इसके अंदर अच्छे से करवा दिया है। और दूसरा जो कॉम्प्रिहेंशन है वो प्रॉपर मैंने खुद देख लिए हैं, खुद पढ़ा है मैंने और कई बार मैंने उसको अच्छे से देख लिया। हालांकि मुझे समय इसमें लग नहीं रहा था, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी का स्तर तो खैर नहीं था, लेकिन ट्रांसलेशन वाला जो इशू सीसेट के अंदर मुझे देखने को मिला, थोड़ा बहुत बच्चे उस चीज में फंसे, है ना। और लगभग लगभग 5 से 6 क्वेश्चन के अंदर वो लगा कि हाँ आप लोग गलत कर सकते हैं। पर क्या मैं आपको जो कॉम्प्रिहेंशन के आंसर यहाँ होने वाले हैं, मैं एक जरूर कह सकता हूं कि 1 या 2 सवाल में हो सकता है कि आंसर वेरी कर जाए। उसके अंदर भी मुझे क्लैरिटी है कि शायद नहीं वेरी करेगा, क्योंकि मैंने कई बार उसको पढ़ लिया है। दूसरा, आप इसको लगभग लगभग 100% कॉम्प्रिहेंशन की एकदम एक्यूरेट आंसर की को मान सकते हैं, है ना। तो इस आंसर की के माध्यम से अपने कॉम्प्रिहेंशन के पैरा को आप लोग चेक कर लीजिएगा। पूरा सीसेट का मैंने जो है आंसर की तैयार कर लिया है, जल्दी से आप लोग इसको देखेंगे, है ना। रही बात आपके डाउट की, तो मैं फिर से कह रहा हूं, एक एक पैराग्राफ को मैंने 3 से 4 बार देख लिया है, जरूरत मुझे थी नहीं, लेकिन वही आप लोग बाद में डाउट में रहते हैं। इस चीज को दूर करने के लिए मैंने अच्छे से इसको देख लिया है ना। तो इसको लगभग लगभग आप लोग 99.99% एक्यूरेट मान सकते हैं। फिर भी एक आध सवाल में देखो किसी से भी गलती रह सकती है, तो उतना तक तो आप स्पेस लेके चलेंगे। बाकी सवालों के अंदर आपको इसके अंदर दिक्कत मेरे हिसाब से कोई भी नहीं रहेगी। इससे मैच करके, मतलब इस सीसेट के की से मैच करके आप अपना स्कोर मुझे बताइएगा कि कितना स्कोर जो है आप लोगों का सीसेट के अंदर बैठ रहा है, ताकि हम एग्जैक्ट जो है प्रेडिक्ट कर पाए इस चीज को लेकर कि आपको इस बार रिजल्ट में किस तरह की कंडीशन का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो जल्दी से देखते हैं। सबसे पहला अगर हम लोग ये देखें, पैराग्राफ देखें, मैं एक्सप्लेनेशन नहीं करने वाला, आपको आंसर देता हूं ताकि आप जल्दी से आपका मन जो है स्थिरता की तरफ आए और आप मेंस की तैयारी करें। इसका आंसर डी है। मुझे लगता है इसके अंदर कोई दिक्कत आप लोगों को होगा नहीं, है ना। कक्षा की पुनर्कल्पना और शिक्षण वाला ये लगभग लगभग श्योर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा सवाल अगर हम लोग देखें तो इसके अंदर ओनली ए वाला जो है ये आंसर होगा, पूर्व धारणाएं पूछी हैं। सेकंड वाला जो है ये खास करके कहीं से भी पैराग्राफ के अंदर से नहीं निकल रहा है। देखिए थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एक सवाल में यूपीएससी पूछता है कि इसका मर्म क्या है, केंद्रीय संदेश क्या है, तो वो तो पैराग्राफ के अंदर से निकलता है। एक होता है कि अजम्पशंस क्या है, मतलब जब जो क्या नाम है कॉम्प्रीहेंशन जो पर्सन लिख रहा है, जो राइटर जब इस पैराग्राफ को लिख रहा था, उसके मन के अंदर क्या चल रहा था, क्या सोच के, क्या वो पहले से ही अजम्पशंस बना के बैठा है, उसके बेस पे इस तरह के सवाल को आपको डील करना होगा। लेकिन एक चीज और याद रखेंगे, अजम्पशंस का मतलब ये भी नहीं होता है कि बिल्कुल पैराग्राफ में कुछ दिख ही नहीं रहा हो तो उसको आप सही मान लेंगे, इसका मतलब ये नहीं है ना। कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड पैराग्राफ में माइंड में होना भी चाहिए, या उसका मर्म की तरफ वो चीजें जाने भी चाहिए। तो इसका आंसर जो है ओनली ए होगा। यदि जनसंख्या वाला जो हम लोग देखें, अगला वाला पैराग्राफ देखें, इसका अगर थर्ड क्वेश्चन का आंसर देखें तो इसका आंसर बी है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम आपको इसके अंदर होनी नहीं चाहिए। चौथा वाला जो है इसके अंदर ओनली 2 जो है आंसर होगा आपका, है ना। तो इसके अंदर जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसके अंदर आंसर आपको बी देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद 5वें का आंसर बी है, छठे का आंसर बी है, जल्दी से देखते चलेंगे। 7th का आंसर जो है बी है, ठीक है। उसके बाद 8th का आंसर अगर आप देखेंगे तो ये भी बी है इसके अंदर। अगर 9th की मैं बात करूं तो इसका आंसर सी मिलेगा। 10th की अगर मैं बात करूं फिर से इसका आंसर जो है बी, ठीक है। तो फिर से पैराग्राफ पे हम लोग आते हैं। 11th वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर एकदम सटीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर ए आंसर जो है एकदम सटीक देखने को मिल रहा है ना। तो कहीं ना कहीं पे ये तीनों जो है इसके अंदर गलत सिद्ध हो रहे हैं। मैंने प्रॉपर पढ़ लिया है,
आपको अब किसी अलग दिन हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि इसका आंसर ये क्यों है ना। मेन चीज होती है कि क्या मैंने प्रॉपर इसको देख लिया है क्या। देखो जो मैथ और रीजनिंग की जो की है वो तो टीम ने प्रिपेयर किया है उसको, लेकिन जो कॉम्प्रिहेंशन है वो प्रॉपर मैंने, इसलिए मुझे समय भी लगा चीजों को लेकर ताकि एक्यूरेट मैं आपको दे सकूं, आप लोग परेशान ना हो। तो इसको लेकर निश्चिंत रहिएगा, 11वें का आंसर ये बैठने वाला है, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर है नहीं। 12वां जो क्वेश्चन है इसके अंदर दोनों ही गलत, इस तरह का कोई एजम्पशन जो है पैराग्राफ में निकल कर नहीं आ रहा है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। फिर ये जो हथकरघे वाला जो पैराग्राफ है इसके अंदर अगर हम लोग आंसर देखें, इसका 13वें का आंसर ए बैठने वाला है, ठीक है। 14वें का जो आंसर है वो आपका ना तो 1 है और ना ही 2 है ना, किसी तरीके की कोई चीज जो है दोनों में देखने को नहीं मिल रहा है। ये पता नहीं क्यों आप कर रहे हो, लेकिन अजम्पशन के तौर पर ये नहीं निकल रहा है, एकदम सटीक मानिएगा भाई इसको। 15वां जो है इसके अंदर सी आंसर है, 16वां डी है ना। 17वें के अंदर अगर आंसर देखेंगे आपको बी देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें 18 की, तो 18 के अंदर आपका जो आंसर है वो डी है। 19 का आंसर जो है वो बी है। 20 का जो आंसर है वो सी है ना, तो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। फिर अगला अगर हम लोग देखें ये तापन के प्रभाव वाला जो पैराग्राफ है, इसके अंदर मैं अगर आंसर अगर आपको बताऊं तो पहले का आंसर जो है ये डी देखने को मिलेगा, ठीक है। ये बहुत अच्छा सवाल यूपीएससी ने फ्रेम किया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखिएगा, बहुत अच्छे से मैंने इसको देख लिया है, डी इसका आंसर है। फिर अगर हम लोग बात करें 22 की, इसके अंदर सिर्फ एक ही बैठ रहा है, ये कहीं से भी पेपर में इसमें पैराग्राफ में इसका निकल कर नहीं आ रहा है कि वो टेंशन में, वो ये कह रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। जरूरी नहीं है कि उसने ये कहा कि तटवर्ती क्षेत्र ज्यादा जो हैं, ये जनरल स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट सही हो सकता है, लेकिन पैराग्राफ में या उसके अजम्पशन में या उसके माइंड में ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है, तो ओनली वन जो है इसका आंसर रहेगा। फिर अगला अगर हम लोग देखें परिच्छेद वाला जो है इसके अंदर 23 का अगर आंसर देखें तो ये आंसर आपका, इसको लेकर काफी सारे बच्चे परेशान हैं। इसके अंदर जो है डी आंसर है, 3 से 4 बार मैंने इसको मुझे देखना पड़ा कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम ना हो, हालांकि मैंने टिक कर दिया था। डी आंसर इसका सटीक है भाई, बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे। जो आपका 24 वाला है ना, इसके अंदर जो है ओनली वन है। ऐसा कहीं भी नहीं है कि अगर गरीबी पूरी तरह से खत्म हो जाए तो शांति हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो ये पैराग्राफ के अंदर से या जंक्शन भी उसके माइंड में नहीं। 25वें का आंसर सी है, 26वें का आंसर फिर से सी है, 27वें का आंसर जो है वो बी देखने को मिल रहा है, 28वें का आंसर जो है वो सी है, 29वें का आंसर जो है डी है ना, 29 का डी है। 30 का आंसर अगर हम लोग देखें तो ये 5 है, इसका मतलब सी आंसर है 30 का। उसके बाद 31वें में हम लोग आते हैं, ये पारिस्थितिकी तंत्र वाला जो पैराग्राफ है ना, इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो इसका आंसर जो है वो सी है ना। कोई भी इसके अंदर प्रॉब्लम आप लोगों को होनी नहीं चाहिए, बड़ा अच्छा पैराग्राफ है। यूपीएससी ने थोड़ा सा, बच्चों ने जरूर ये कहा कि ट्रांसलेशन वाला इशू रहा है, लेकिन मुझे पैराग्राफ बड़े अच्छे लगे यूपीएससी के, मतलब बड़े सटीक चीजों को लेकर बनाए गए हैं, कॉम्प्रिहेंशन को लेकर, मतलब अच्छा पेपर था, मतलब मजेदार पेपर था। तो थोड़ा सा दिमाग की जरूरत थी इस पेपर को डील करने में, है ना। अगर हम लोग 32वें की बात करें तो इसके अंदर दोनों ही कट हो जाएंगे भाई, ऐसा कुछ भी कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है पैराग्राफ के अंदर, कोई एजम्पशन के अंदर भी आप इसका अनुमान नहीं लगा सकते। फिर अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करें, आपका क्वेश्चन नंबर होगा नवीकरणीय ऊर्जा वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका 33। इसको लेकर भी कई बच्चों को दिक्कत है कि बी और डी में क्या आंसर है, तो सटीक आंसर ये है ना। इसके अंदर मेन चीज बात हो रही है आपका डिसीजन मेकिंग को लेकर, कि सही टाइम पे आपको सही डिसीजन लेना है, तब लोगे तब चीजें बेटर रहेंगी। बट बी वाला जो है क्वेश्चन, इसके अंदर मेरे को कम लग रहा है, हालांकि इसी क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है यूपीएससी वो कर सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने फिर से इसको चेक कर लिया, क्योंकि ये पूरा पैराग्राफ ही जो है इसी चीज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये इसके अंदर नहीं है फिर इसका कोई मतलब नहीं बचता है। 34 की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर जो है आंसर आपका सी हो जाएगा। मुझे लगता है इसके अंदर तो खैर आप लोगों को दिक्कत नहीं हुई होगी, है ना। 34 के अंदर सी आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आगे चलें, 35 के अंदर आंसर सी है, 36 के अंदर जो है आंसर आपका ए हो जाएगा, 37 के अंदर आंसर जो है वो सी है। 38 वाला आंसर अगर देखें तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 39 का आंसर देखें तो डी हो जाएगा, 40 का आंसर अगर हम लोग देखें तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। फिर आगे अगर हम लोग देखें जल्दी से, मुद्रास्फीति वाला जो पैराग्राफ है इसके अंदर क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है बड़ा अच्छा इकोनॉमी का सवाल यूपीएससी ने पूछा है, और इसका आंसर जो है कहीं ना कहीं पे बी या 101% आप इसको श्योर मान लीजिएगा, है ना। 41 का जो आंसर है वो बी बैठने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा सब्जेक्ट है इकोनॉमी, तो उसके बेस पे मैंने आप लोगों को ये चीज बता दी है। अगला अगर हम लोग विश्वास वाला पैराग्राफ देखें तो उसके अंदर आप देख सकते हैं 42 का जो आंसर है वो डी है। ये तो मुझे लगता है लगभग सारे आप में से सारे लोगों ने सही किया होगा। फिर अगर हम लोग 43 की बात करें, 43 क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर डी है। 44 की अगर हम लोग बात करें 44 क्वेश्चन जो है उसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। 45 की अगर हम लोग बात करें तो इसका आंसर डी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
46 की अगर हम लोग बात करें तो इसका आंसर सी है। 47 की अगर बात करें तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। फिर अगर हम लोग बात करें 48 की तो इसका आंसर जो है ए है। 49 का आंसर ए है। 50 का जो आंसर है वो सी है ना। हम लोग 50 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं, जल्दी से रिमेनिंग क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 51 का अगर हम लोग आंसर देखें तो ये आपको निगमित पूंजीवाद वाला जो है ये ए आंसर बैठेगा। बहुत सारे लोग जो हैं इसको डी से जोड़कर देख रहे हैं, ऐसा नहीं, परस्पर निर्भरता की बात नहीं कही गई है। ए आंसर जो है इसका एकदम बेहतरीन और सटीक आंसर निकल कर आता है ना 51 का। कॉम्प्रिहेंशन को लेकर तो आप लोग निश्चित रहिएगा, जो टिक कर दिया है बस वही ऑफिशियल की में दिखेगा। इवन मैं तो आपको कह सकता हूं कि आप इस की को सेव करके रखिएगा, अगले साल कॉम्प्रिहेंशन को मैच जरूर करिएगा। ठीक है, डिलाइट आईएएस की कॉम्प्रिहेंशन की कितनी सटीक रहती है, इस चीज का आपको लोग जो है ये की भी है। आगे चलकर एक आध दिन बाद जो है इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर शेयर कर दिया जाएगा, वहां से आप इसको सेव करके रख सकते हैं ताकि अगले साल आपको अच्छे से पता चले कि कॉम्प्रिहेंशन कहां से देखना है उसकी आंसर की। 52 की बात करें तो सी दोनों इसके अंदर आ जाएंगे। 53 की बात करें तो सी आ जाएगा इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं है ना। 53 वाले में भी 54 का आंसर सी हो जाएगा। 55 का जो आंसर है वो भी सी है। 56 का आंसर जो है वो बी है। उसके बाद 57 की बात करें तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 58 की बात करें तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, है ना। 59 की अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपका डी होगा। और 59 के बाद हम लोग 60 की अगर बात करें तो इसका आंसर जो है वो फिर से डी हो जाएगा, है ना। तो इन दोनों के अंदर जो है आंसर डी है। फिर अगर हम लोग बात करें अगले क्वेश्चन की, ये जलवायु और वायुमंडलीय रसायन वाला जो पैराग्राफ है, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये आपका 61 का आंसर जो है वो बी हो जाएगा। बड़ा अच्छा सवाल यूपीएससी ने पूछा है इसको लेकर, या अच्छा पैराग्राफ पूछा है, श्योर रहिएगा, है ना, डाउट में मत रहिएगा कि ये बी में कोई दिक्कत है, बिल्कुल सटीक आंसर है, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर है नहीं। ठीक है, अगला सवाल अगर हम लोग देखें 62 वाला, तो ये दोनों सटीक है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूर्व धारणाएं लगा के बैठा है वो। 62 का आंसर सी होगा। फिर अगर हम लोग देखें ये नेता वाला जो है, ये बड़ा अच्छा सवाल यूपीएससी ने पूछा है वर्तमान कंडीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये क्योंकि सरकार, आपको पता है कि ज्यादातर कुछ लोग कहते हैं कि पार्टी जो विपक्ष है उसको पूरी तरह से खत्म हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं, विपक्ष का रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। लोकतंत्र में इसका जो है बैलेंस्ड विपक्ष होना चाहिए। अगर आप इसको कर रहे हैं कि क्रांतिपूर्ण विचार वाले, इतना नहीं, मतलब ये वो लोग नहीं, विपक्ष चाहिए बट इतना अग्रेसिव विपक्ष नहीं चाहिए, विपक्ष चाहिए थोड़ा सा बैलेंस्ड वाला। तो ये कहीं ना कहीं पे इसका डी आंसर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 63 का आंसर डी है। 64 का आंसर जो है डी हो जाएगा। ना तो ये सही है और ना ये सही है। कई लोगों ने इसको लेकर बहस कर रहे हैं कि सर लोकतंत्र में विरोधा पक्ष जितना आक्रामक होगा शासन उतना ही बेहतर होगा। ऐसा कुछ नहीं, आक्रामक थोड़ी चाहिए, वो बैलेंस्ड वाला सेगमेंट चाहिए। तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, इसका ना तो एक है और ना ही बी है इसके अंदर। फिर अगर हम लोग 65 की बात करें, इसका आंसर सी हो जाएगा। 66 की बात करें तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगर मैं फ्रांस वाले क्वेश्चन की बात करूं तो इसका आंसर डी हो जाएगा, है ना। 67 का, 68 का आंसर अगर हम लोग देखें तो बी हो जाएगा। 69 का आंसर देखें तो बी हो जाएगा। 70 का आंसर अगर हम लोग देखें तो सी हो जाएगा। फिर हम लोग अगले की अगर पैराग्राफ की बात करें, ठीक है, अगले 30 वर्षों वाला जो ये नेट न्यूट्रलिटी वाला जो क्वेश्चन है ना, जो कार्बन न्यूट्रलिटी वाला जो क्वेश्चन है, इसके अंदर अगर हम लोग देखें 71 का आंसर जो है बी हो जाएगा। फिर 72 के आंसर की बात करें तो इसका आंसर ओनली 1 है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 73 पे आ जाते हैं जल्दी से। 73 का जो आंसर है ये प्रॉपर तरीके से इसमें सर्कुलर इकोनॉमी की बात कर रहा है, इसको लेकर आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, रिसाइकलिंग को लेकर ही बार बार बात कर रहा है। 74 के आंसर की बात करें तो इसके अंदर बी, इसको लेकर भी कई सारे लोग कह रहे हैं फैक्ट्रियां वाला, बिल्कुल से गलत है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। 74 में बी आंसर ही आपका सटीक बैठ रहा है। 75 की बात करें तो डी आंसर है, 75 में डी आंसर हो जाएगा। 76 में जो है सी आंसर हो जाएगा। 77 में सी है। 78 में 9 है ना, जो मतलब डी आंसर हो जाएगा 78 का। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें 79 क्वेश्चन की तो इसका आंसर जो है ए बैठ जाएगा। और 80 क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 80, उसके अंदर आपका जो है दोनों आंसर 1 और 2 सटीक बैठ रहे हैं। अब आप लोग मुझे चेक करके बताइए, अब आप लोग मुझे चेक करके बताइए कि आपका एग्जैक्ट स्कोर सीसेट में कितना आ रहा है। अगर तो आपका यहां से स्कोर 70 प्लस है या 75 की रेंज में आप लोग रह रहे हैं इस की से, तब मेरे हिसाब से आपको निश्चिंत होकर मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करनी चाहिए। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, टीम ही चीजों को तैयार करती है, मैं इतना समय नहीं देता। इस बार समय देने का सबसे बड़ा कारण यह है कि आप में से बहुत सारे लोग परेशान हैं, क्या मुझे मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करनी चाहिए या मुझे जो है 10 दिन रिजल्ट का वेट करना चाहिए, ये सब चीजों को लेकर जो है आप लोग परेशान।
मैं बार बार कह रहा हूं, निश्चिंत होकर मेंस की तैयारी करिए, अपना समय मत वेस्ट करिए, क्योंकि समय अगर चला गया तो आप मेंस के अंदर इस माइंडसेट से जाएंगे कि मेरा 10 से 15 दिन खराब हो चुका है, ऑलरेडी मेंस के लिए समय आपके पास बचा नहीं है ना। तो निश्चिंत होकर इस चीज को लेकर तैयारी करिए। एक और चीज मैं जरूर कह रहा हूं कि अगर आपका कोई क्वेश्चन में डाउट हो या आर्गुमेंट एक जेन्युइन आर्गुमेंट होना चाहिए, हर चीज का आंसर करने के लिए मैं इतना फ्री नहीं बैठा हूं कि आप हर चीज का सर ये कैसे होगा ये कैसे होगा, वो किसी दिन हम लोग अलग लाइव क्लास लेके दोनों जो पेपर हैं उनको डिस्कस कर सकते हैं, वो चीज आप वहां पे रख सकते हैं। अदरवाइज अगर आपका जेन्युइन लॉजिक हो कि इस सवाल को इस तरीके से सही किया जा सकता है तब तो है। होता क्या है ना कि जिस बच्चे ने मान लीजिए मैंने इस क्वेश्चन का आंसर डी दिया, अब किसी ने एक कर रखा है मान लो इसमें, तो उसके दिमाग में ये रहेगा वो किसी ना किसी तरीके से ए को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है ना। तो उससे कुछ नहीं होगा, एक दो तीन सवाल जो है हो सकता है गलत भी हो, आप उतने बाउंड्री को लेकर मत सोचिए, आप मोटा मोटा सोचकर चलिए कि कम से कम 80 प्लस नंबर आपके जीएस में अगर बन रहे हैं, 75 के आसपास की रेंज में अगर आप लोग हो, कट ऑफ तो देखो 65 से 70 की रेंज मेरी है और वही रहने वाला है ना, मैं अभी भी श्योर हूं उस चीज को लेकर। अगर आपका स्कोर जो है जैसे अनऑफिशियल कीज होती है ना ये, तो इनसे अगर आप लोग 70 प्लस जा रहे हैं, 75 की रेंज में रह रहे हैं, तो आप लोग निश्चिंत होकर मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करिए। मत सुनिए आप लोग बाकी कोचिंग्स को या जो लोग भी बात कर रहे हैं किसी तरह से, पेपर को मैंने बहुत अच्छे से देख लिया है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके चलते मैं आप लोगों को ये बात बोल रहा हूं, है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। अगर किसी को इसी चीज का पीडीएफ के फॉर्म में या जितने भी अपडेट्स वगैरह आते रहते हैं, जो भी चीजें होती हैं मैं टेलीग्राम पे अपडेट करता रहता हूं, तो आप लोग डिलाइट आईएएस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, है ना। वहां से आप लोग इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, और इस वीडियो को भी आप लोग लाइक वगैरह जरूर करिए, कमेंट करिए, ताकि थोड़ी सी मेहनत को लेकर एप्रिसिएशन आप लोगों की तरफ से मिले, है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।